गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम शिक्षा के कार्यों की बात कर रहे थे। कल हमने व्यक्तिगत शिक्षा के कार्यों की बात की थी। आज हम बात करेंगे मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जब मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों की बात करते हैं तो मानव जीवन में शिक्षा के कार्य स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति की भारत में नींव डाली थी, उससे भारत दो वर्ग में जो है वो बट गया, या आप कह सकते हैं कि भारत में दो वर्ग जो है उत्पन्न हो गए। पहला वर्ग वह है जो अंग्रेजी ज्ञान जो है प्राप्त करने पर जोर देता है, अपने आप को अंग्रेजों से कम नहीं समझते हैं। दूसरा वह वर्ग है जो जनसाधारण कहलाता है, मतलब आम लोग जो अपनी सरल भाषा में बात करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं चीजों को सीखने के लिए, जिससे अंग्रेजी का कोई भी प्रयोजन नहीं होता। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारी सरकार इस अंतर को समाप्त करने में निरंतर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। और यह शिक्षा को कुछ निश्चित कार्यों को सौंप कर हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन हर कंट्री के लिए, हर देश के लिए जो है उसका एक विशेष आपको महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत विशेष माना जाता है देश की प्रगति के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं देश की प्रगति की, देश की प्रति शिक्षा के कार्यों की, तो आप ये देखेंगे कि हम शिक्षा किसमें प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मातृ भाषा में। ठीक है, मतलब हमारी शिक्षा का आधार ये होना चाहिए था कि हम अपनी भाषा में सीख रहे हैं। तो आप जब भी देखेंगे, आप अलग अलग कंट्रीज की जहाँ बात करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज चाइना है, जापान है, वहां पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, और वहां पर सिखाने का आधार क्या है, उनकी अपनी भाषा। ठीक है, वो कभी भी फोर्सफुली ये नहीं कहते कि आप इस मीडियम में पढ़ें या इस भाषा को अपनाना चाहिए। वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं बच्चों को। तो शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षित करने का। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो देश है भारत, ठीक है, वहां पर वो बहुत वर्षों तक कैसा रहा है, प्रतंत्र रहा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे देशों के अधीन हो गया। ठीक है, और उस समय जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर चल रहा था, तो उन्होंने भारत की शिक्षा की जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। ठीक है, और जो है माध्यम हमारे पास क्या आ गई, दो भाषाएं आपके पास आ गई। दो माध्यमों में हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए अंग्रेजी भाषा बोलना या समझना बेहतर सहूलियत है, तो उन्होंने इसी भाषा को क्या बना दिया, शिक्षा का आधार बनाने लगे। ठीक है, कौन सी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का क्या बना दिया, आधार बना दिया। लेकिन जब हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो अब हमारे पास क्या है, हर एक चीज को लागू करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो वहां पर जब क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य हो गई थी। तो उस वक्त जो कमेटी, जो समिति बनाई गई, उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। ठीक है, कि हम अपनी भाषा में तो शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, जैसे प्राथमिक शिक्षा को सुधारने पर जोर दिया गया। ठीक है, और आप कहेंगे कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमारे देश में जो शिक्षा है, ठीक है, वो अपनी भाषा में भी सिखाई जाए। ठीक है, अपनी भाषा में भी दी जाए, लेकिन एक समय के बाद हमें दूसरी भाषा को, यानी कि अंग्रेजी को भी क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है,
ऐसा इसलिए उन्होंने विचार किया कि क्योंकि जो हमारी अब आने वाले समय की बात हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो आने वाला जो समय है उस समय में, ठीक है, संचार के तरीकों के लिए, ठीक है, संचार के माध्यम के लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा सरल भाषा मानी जाती है कि कहीं भी जाकर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आसानी से आप अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, व्यापार करने के लिए अगर आप दूसरे देश में क्या करने जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए जो है भाषा का विकसित होना बहुत जरूरी है। तो हमारी शिक्षा को दो वर्गों में, दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग वो जहाँ पर हम केवल हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक भाग वो केवल जो इंग्लिश माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने की बात करता है, ठीक है। तो दोनों ही वर्ग जो है हमने अपनी शिक्षा के रूप को जो है अपना लिए, और इससे फायदा तो है, लेकिन इससे नुकसान क्या है कि जो बहुत सारे वर्ग के जो लोग हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़कर आए हैं, ठीक है, उन्हें इंग्लिश के माध्यम के साथ क्या होती है, समस्या होती है। जो इंग्लिश माध्यम पढ़ लेते हैं उन्हें हिंदी के साथ समस्या होती है। तो ये एक क्या है, इनके बीच में गैप है, ठीक है, कम्युनिकेशन का आप कह सकते हैं कि संचार का एक गैप है, एक खाई सी है जिसको भर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है ताकि हम इस स्तर को भी अच्छा और बेहतर बना सके, क्योंकि दोनों ही हमारी आवश्यकताएं हैं। अपनी भाषा में हर चीज सीखना हमारे लिए सरल होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने देश को प्रगति के तरफ लेकर जाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी भाषाओं को सीखना या इंग्लिश को अपनाना भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखें तो जरूरी हो जाता है। तो मानव जीवन में शिक्षा के कुछ कार्य जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सामान्य आधार पर आप कहेंगे कि जब मानव जीवन में शिक्षा के कार्य हैं में शिक्षा के कार्य, तो क्या करती है शिक्षा मानव जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए क्या करती है शिक्षा, किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। ये आपकी नैतिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है, आपको एक सभ्य समाज प्रदान करती है, या फिर आप कह सकते हैं सभ्य समाज के लिए क्या कर रही है, आपको तैयार कर रही है। ये आपको क्या बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और एक अच्छा नागरिक बनाती है, ठीक है। तो इन सारे कामों में मानव जीवन के लिए, ठीक है, मानव के जीवन के लिए ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, और शिक्षा हमारी इन सभी आवश्यकताओं के क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव जीवन में सबसे पहला कार्य क्या है इसका, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के हेतु व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी भोजन, मकान और वस्तु संबंधी आवश्यकताओं की क्या करे, पूर्ति करे, उसको पूरा करने में क्या रहे, वो सक्षम रहे, ठीक है। तो जब भी आप कहते हैं कि हम साधारण शब्दों में बात कर रहे हैं किसकी, अपनी जीवन में आजीविका की, कि आप एक ऐसे कार्य को करने की क्षमता रखें जिससे आप धन कमा सकें, साधारण शब्दों में, ठीक है, कर ला सकें। और ये धन क्या करता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। कौन सी आवश्यकताएं, तो आपके भोजन की आवश्यकता, आपके आवास की आवश्यकता, आपको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए उसकी आवश्यकता, ठीक है। तो ये बेसिक आवश्यकताएं जो है, जो हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। अब आजीविका शिक्षा से संबंधित, ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा तभी वो काम कर रहा है। शिक्षा, हम पहले ही कहते हैं कि शिक्षा क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के
समस्त जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब भी आपने मान लीजिए कोई काम सीखा है, ठीक है, काम का मतलब है कि आपने कुछ भी अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई भी जो कार्य आपने सीख लिया, वो भी क्या है, आपके लिए शिक्षा है। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप शिक्षा यानी कि एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो वो एजुकेशन भी अंत में आप पर आकर आपके लिए क्या बनती है, आजीविका का एक साधन बनती है। तो एजुकेशन प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, दोनों ही शिक्षा के रूप है। तो आप किसी भी चीज को सीख कर अपनी जॉब ले रहे हैं या किसी चीज को पढ़कर अपनी जॉब को ले रहे हैं, दोनों ही रूप क्या है, अंत में आकर आपकी लिए किस चीज का अवसर उपलब्ध कराते हैं, आजीविका का, कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो शिक्षा आपको इसलिए क्या करती है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त जीवन में व्यक्ति की अन्य बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की ये बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, वो अपने जीवन के अन्य आवश्यकताओं के बारे में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। तो जो भी आपको जीवन में चाहिए या जो भी आप क्या कर रहे हैं, नया ला रहे हैं, ठीक है, कोई व्यवस्था अपने जीवन में ला रहे हैं, कोई सुख सुविधा अपने लिए उपलब्ध करा रहे हैं, वो सब क्या है, आपकी आवश्यकताओं का ही रूप है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन के लिए, जीवन को जीने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। और जब मनुष्य की ये तीनों आवश्यकताएं पूरी होती है, तो मनुष्य अपने आप को विकसित करने की बात करता है। ठीक है, वो अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा जो आपके लिए जीवन में सुविधाओं का रूप बनेंगी। तो जैसे कार्य की आवश्यकता, अवकाश की आवश्यकता, अवसर की आवश्यकता, संघर्ष की आवश्यकता, धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता। ठीक है, तो जैसे कि कार्य करने की आवश्यकता होती है आपको अपने जीवन में, वो आपकी आवश्यकताओं का एक रूप है। आपको आराम और अपने जीवन को सहज रूप से जीने की भी आवश्यकता होती है। आपको सही अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए अपने जीवन में, ताकि आप अपने प्रगति के क्षेत्र पर कार्य कर सकें। फिर संघर्ष करने की आवश्यकता, मेहनत करने की आवश्यकता होती है आपको। ठीक है, कि जितना ज्यादा संघर्ष आप करते हैं, उसका आपका जीवन उतना ही बेहतर जो है बनने लगता है। फिर है धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता। धर्म यानी अंत में आके आप धर्म के प्रति, जीवन दर्शन के प्रति भी जागरूक होते हैं, कि समाज में रहकर एक व्यक्ति के धर्म के प्रति जो भी उत्तरदायित्व है उनको कैसे पूरा किया जाए, उनके लिए क्या कार्य किया जाए, तो वो भी क्या है, आपकी एक आवश्यकता है। तो इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति अपने जीवन को क्या मानता है, सुखमय मानता है, वह समाज का एक योग्य सदस्य बन पाता है। स्वामी विवेकानंद अपने शब्दों में कहते हैं कि शिक्षा का काम क्या है, शिक्षा का काम यह पता लगाना है कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। इस बात की और संसार की सभ्य समाज का गंभीर जो ध्यान है पूर्णतः लगा हुआ है। ठीक है, कि इस संसार के सभ्य समाज का गंभीर ध्यान पूर्णतः जो है इस चीज पर लगा हुआ है कि हमारे संसार में, हमारे आसपास के वातावरण में, ठीक है, जैसे पहले आप अपने जीवन से संबंधित लगा लीजिए, आपके जीवन में अनेक समस्याएं होंगी। ठीक है, आप अपने आसपास समाज में देखिए, बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। अपने वातावरण, पर्यावरण से संबंधित आपको बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो इसी तरह आप ये देखेंगे कि पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन समस्याओं का एक अच्छा समाधान आपके लिए जो है वो खोज पाए, या फिर समस्याओं को हल करने का क्या कर पाए, प्रयास कर पाए, नई नई आप योजनाएं बना सके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, कम करने के लिए। शिक्षा जो है उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो वही शिक्षा जो है आपके लिए अच्छी, बेहतर है, जो आपके लिए इस प्रकार के चीजों को क्या कर सके, विकसित कर सके, व्यक्ति को इतना बेहतर बना सके कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे, स्वयं विचार विमर्श करके स्वयं उसके लिए जो है कोई ना कोई उपाय जो है सुलझा सके। फिर वातावरण के अनुकूल, दूसरा हमारा जो मानव जीवन में शिक्षा कार्य की, ये क्या करती है, वातावरण के अनुकूल व्यक्ति को बनाती है, या फिर जो व्यक्ति है उसको वातावरण के अनुकूल बना देती है।
तो जब भी हम क्या बात करते हैं व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल सिद्ध होता है जब वह अपनी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक वातावरण में भी क्या बनाए, अनुकूलन, मतलब एक संतुलन बना होना चाहिए आपका। और शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है कि जीवन में व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से अपना अनुकूलन जो है वो कर सके, मतलब दोनों प्राकृतिक वातावरण में भी और सामाजिक वातावरण में भी क्या कर सके, समान चीजों को प्राप्त कर सके। तो टॉमसन के अनुसार वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना है जिससे कि वह जीवित रह सके, अपनी मूल प्रवृत्तियों से संतुष्ट हो सके और अधिक से अधिक संभावित जो है उसे क्या प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो हम सभी के पास अपना एक क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। पर्यावरण, वातावरण से आप समझिए कि आपके अपने परिवार का क्या है, एक वातावरण है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का अपना एक वातावरण है। आप जहाँ कार्य करने जाते हैं वहाँ का भी अपना क्या होगा, एक वातावरण होगा। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपने देखा है शिक्षा की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ का भी अपना एक वातावरण होता है। ठीक है, तो जैसे आप विद्यालय की बात करें, स्कूल की, कॉलेज की, हर किसी क्षेत्र का अपना एक वातावरण है। ठीक है, तो मनुष्य जो है अपने हर एक वातावरण के साथ क्या कर सके, अपने आप को उसके अनुकूल बना सके ताकि वो बेहतर रूप से क्या कर सके, एक संतुलन बना सके चीजों के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, कार्य के साथ, शिक्षा की संस्थाओं के साथ। मतलब जहाँ भी आप स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं या स्कूल या कॉलेज से शिक्षा ले रहे हैं तो उस वातावरण को भी आपको क्या करना होता है, अपनाना होता है। और जितनी जल्दी, जितना बेहतर आप उसको क्या कर लेते हैं, अपनाते हैं, आपकी सीखने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, जल्दी तेज होती है, आप आसानी से सीख पाते हैं। तो हर एक एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो भी वातावरण आपको मिल रहा है, अगर वो कैसा है, आपके अनुकूल है, ठीक है, क्या है, आपके अनुकूल का मतलब क्या है, आपके अनुसार है, आप जैसा चाहते थे वैसा ही एनवायरनमेंट अगर आपको मिल रहा है किसी भी क्षेत्र का, आपके अनुसार है, तो आप क्या कर पाते हैं, जीवन में बेहतर संतुलन बना पाते हैं। ठीक है, और अगर वातावरण आपके अनुसार नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उस वातावरण के क्या बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, उस वातावरण के अनुसार हम अपने अंदर क्या लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे, जो भी हमें लाना चाहिए वैसा बदलाव लेकर आएंगे और अपने आप को उस वातावरण के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, वातावरण को, एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्तर पर जो है उस वातावरण में शामिल हो रहे हैं। तो जैसे आप परिवार की बात करें और परिवार में अगर आप बड़े हैं या आपका स्थान अच्छा है या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी बातें हर कोई मानता है, तो आप अपने परिवार के वातावरण को अपने अनुसार बदल बदल सकते हैं। ठीक है, अब समाज में ये होता है कि हर किसी व्यक्ति की बात के अनुसार वातावरण को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस परिस्थिति में आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा समाज के अनुसार। ठीक है, कार्यस्थल पर भी सेम सिचुएशन है कि अगर आप ऐसे पद पर हैं जहां पर हर व्यक्ति आपकी बात का अनुसरण करेगा या फिर आप लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, ऐसा वातावरण होना चाहिए जो लोगों के सीखने के लिए, उनके काम करने के लिए उचित है, उपयुक्त है, तो उसकी व्यवस्था जो है मैं करना चाहता हूँ या कर सकती हूँ। तो वैसा अगर आप करना चाहते हैं तो वह अच्छी बात है, आप वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पद पर नहीं हैं या फिर आपकी अभी उतनी क्षमता नहीं है चीजों को बदलने की, तो आप स्वयं को बदलते हैं। ठीक है, अपने अंदर कुछ एक परिवर्तन लेकर आते हैं जो आपको उस वातावरण में क्या करेंगे, संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये चेंज, ये जो बदलाव हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये हम बदलाव हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, कि उस वातावरण से हमें क्या मिलेगी, एक संतुष्टि मिलेगी कि एटलीस्ट थोड़ा सा समय लगा, लेकिन या तो परिस्थितियां बदल गई या तो आप बदल गए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए चीजों को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो ये शिक्षा शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको इस बात का आभास दिलाती है या इस बात के बारे में क्या करती है, अवगत कराती है कि चाहे प्रकृति की बात हो,
चाहे आपके समाज की बात हो, ठीक है, परिवर्तन हर जगह आता है, ठीक है, हर समय परिवर्तन आता है। तो जैसे आपको ही पता है कि साल भर में 4 बार मौसम बदलता है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। मौसम में यानी प्रकृति में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के अनुसार आप क्या लेकर आ रहे हैं अपने कार्यों में, ठीक है, अपने स्तर पर क्या करते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, ठीक है। तो बरसात में आप छाता लेकर निकलेंगे, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर निकलेंगे, तो परिवर्तन हर जगह हो रहा है और आप उस परिवर्तन को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। और स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जीवन नहीं जी पाएंगे। तो अगर आप सर्दी के मौसम में बिना गर्म वस्त्रों के निकलेंगे तो आपका शरीर एक लिमिट तक चीजों को सहन कर सकता है, उसके बाद उसके आपके बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एक चीज में क्या है, परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हमें क्या करना है, स्वतंत्रता स्वीकार करना है, ठीक है। स्वीकार करने से आपको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, ठीक है। आप अपने माइंड को इस चीज के लिए सेट कर लेते हैं कि परिस्थितियां अभी ऐसी हैं, ठीक है। और शिक्षा क्या कर रही है, आपको इसके लिए तैयार करती है, वो आपको पहले ही अवगत करा देती है कि जीवन में बदलाव आएगा, ठीक है, वो हमेशा एक समान नहीं रहेगा। और इस बदलाव के अनुसार आपको क्या पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा, परिवर्तन के अनुसार चीजों को बदलना पड़ेगा। और तभी आप क्या कर रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो वातावरण के अनुकूल आपको हर कार्य को करने में सिखाना या हर कार्य को करने की क्षमता को विकसित करना शिक्षा का कार्य है। फिर है वातावरण का रूप परिवर्तन करना, ठीक है, कि वातावरण का रूप परिवर्तन करने में भी शिक्षा हमारा क्या करती है, सहयोग करती है। तो शिक्षा महज यह कार्य नहीं है कि छात्र को वातावरण के अनुकूल सिखाए, वरन वह उसके कार्य यह कार्य भी है कि वह छात्र को इस योग्य बनाए कि वह वातावरण में पर्याप्त सुधार ला सके, ठीक है। तो हमने पहली बात की कि दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, आप वातावरण के अनुसार खुद को बदल सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने स्थान पर ठीक हैं तो आप अपने अनुसार वातावरण को भी बदल सकते हैं। तो दोनों ही चीजें करने की क्षमता जो है वो क्या करती है, शिक्षा आप में विकसित करती है। तो शिक्षा केवल क्या नहीं करती, शिक्षा केवल आपको छात्र को किसी भी वातावरण के अनुसार अनुकूल सिखाने का कार्य नहीं करती, वह छात्र को इस योग्य भी बनाती है कि वह वातावरण में पर्याप्त सुधार लेकर आ सके। तो सुधार लाने हेतु अथक प्रयत्न मतलब बहुत ज्यादा प्रयास आपको करने पड़ते हैं। और आज विशेष रूप से भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में अत्यंत दूषित वातावरण आपको देखने को मिलता है। तो उस समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हमें वातावरण में क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है। तो अपनी भाषा को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमारा जो समाज है उस समाज के समाजीकरण में क्या करना है, बदलाव लेकर आना है, ठीक है। तो व्यक्ति को समाज के मापदंडों, ठीक है, कि समाज के अनुसार क्या होते हैं, हमारे कुछ नियम होते हैं। तो समाज के जो मानदंड हैं, ठीक है, कि जो मान्यताएं हैं हमारी, और क्या है हमारा जो व्यवहार है, से हमें क्या कराना है, लोगों को परिचित कराना है, ठीक है, उनके बारे में उनका परिचय कराना है कि समाज के ये नियम होते हैं, उस आधार पर हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, ठीक है, कि समाज की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें समाज में सुधार करना चाहिए, ठीक है। वो सुधार किस आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर। तो जैसे गलत भाषा का उपयोग जो होता है उसको सुधारने का प्रयास करना। दूसरा है कि धार्मिक चीजों के आधार पर, ठीक है। तो आपने देखा धर्म को लेकर लोग बहुत लड़ते हैं,
तो उस आधार पर क्या करना, लोग समाज में सुधार लेकर आना, तो लोगों के मन में ऐसी भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करना, ये लोगों को इस चीज के प्रति जागरूक करना कि धर्म सभी के अच्छे होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती। आपका मन करता है तो अपनाइए, नहीं मन करता है तो दूसरों से ईर्ष्या भी मत कीजिए। ठीक है, सरल स्वाभाविक रूप से बने रहिए उस वातावरण में। नैतिक आधार कि दूसरों के प्रति, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वास्तविकता में कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आजकल का वातावरण ऐसा है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण है भी या नहीं है, इसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा बदलाव समाज में लेकर आना कि जो व्यक्ति है उसको अपने आधार पर इस चीज को त्यागना ना पड़े। ठीक है, जो परोपकार की भावना होती है, या फिर जो दया होती है या प्रेम है जो दूसरों के प्रति, मानवता के प्रति, वो हमारे नैतिक समाज में बना रहे। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता को क्या करना, विकसित करना, इस तरह के सुधार लेकर आना हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जब हम बात करते हैं कि ठीक है, जो हमारी पैसों से संबंधित बातें होती हैं, तो आर्थिक स्थिति में लोगों की सुधार लेकर आना, तो जैसे हमारी सरकार भी प्रयास करती रहती है कि हम कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य करें ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, और जो लोग किसान नहीं है या अन्य गरीब वर्ग या आर्थिक रूप से जो है कमजोर हैं, तो उनको, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार का वातावरण जो है उन्हें दे सकते हैं, उसके लिए क्या करना, अपने समाज में सुधार करना। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य जो है आपके समाज में सुधार का एक सुझाव मांगते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, सुधार की एक आवश्यकता आपको लगती है, इस स्तर पर हो सकती है, तो उस आधार पर हमें क्या करना है, अपने समाज में सुधार लेकर आना है। फिर कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, कि किसी भी कार्य को करने का व्यवहारिक ज्ञान जो है वो देना शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन में आपने पहले सामान्य शिक्षा ली। ठीक है, 10th क्लास तक आपने शिक्षा ली, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल एजुकेशन है। फिर आप विशेष शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 11th-12th क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको स्पेसिफिक एजुकेशन का क्या है, पार्ट है। फर्दर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने विषय के आधार पर, रुचि के आधार पर, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसके लिए मान लीजिए आप अलग अलग तरह का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे जो लोग अन्य क्षेत्रों से हैं, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेसमैन व्यापार के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, या व्यापार के क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है। ठीक है, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप वकील बनना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र हैं जहां से आपने क्या कर ली, जिस क्षेत्र की आपने क्या कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली। ठीक है, पढ़ लिया आपने किताबों से कि क्या करना होता है। ठीक है, लेकिन जो किताबों में पढ़ा है उससे आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। तो जब भी आप देखेंगे कि पढ़ाई करने के बाद किसी भी जगह जब आप जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, कि आपने इंजीनियरिंग करी, आपने डॉक्टर का कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको सबसे पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपको अब सिखाया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, सिखाया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए अपने आप को क्या करना, आप कह सकते हैं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दी जा रही है। और इस प्रशिक्षण के बिना आपकी शिक्षा, जो कुछ भी आपने इतने वर्षों से पढ़ा, वो सब क्या है, व्यर्थ है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। मतलब किताबों में पढ़ने के आधार पर आप किसी व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं कर सकते, किताबों में पढ़ने के आधार पर आप किसी बिल्डिंग को नहीं बना सकते। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो आपको व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करे। ठीक है, तो सिद्धांत यानी किताबों में आपने नियम तो पढ़ लिया, लेकिन वो नियम लागू कैसे होगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा,
वो व्यवहारिक ज्ञान भी क्या दे, शिक्षा आपको प्रदान करे। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, एक आवश्यक कार्य है। यह वह छात्रों को सिद्धांतिक ज्ञान देती है। सिद्धांत का मतलब होता है कि जो नियम के आधार पर, जैसे आप संज्ञा पढ़ते हैं कि संज्ञा की एक परिभाषा है, ठीक है, वो क्या है, एक सिद्धांत है, एक नियम है कि ऐसी चीजों को संज्ञा कह दिया जाता है जो किसी वस्तु को बताती हैं, किसी नाम को बताती हैं, किसी स्थान को दर्शाती हैं। ठीक है, तो उसको हम संज्ञा कह देते हैं। तो ये एक नियम है, लेकिन जीवन में आप उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर किसी वस्तु का नाम लिया जा रहा है, जैसे किसी शहर का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, आप कहें मुंबई, तो मुंबई क्या है, मुंबई एक शहर है, मतलब एक स्थान है, तो वो क्या हो जाएगी, संज्ञा का एक रूप हो जाती है। तो इस तरह हम उसे जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान जो है आपको विषय से संबंधित होना चाहिए। रूस में तो प्रत्येक बालक को किसी न किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप में जो है कार्य करना सिखाया जाता है, ताकि उन्हें इस चीज का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो कि कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाती है। ठीक है, या कोई भी जो वस्तु है उसको बनाने के लिए किस प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, या किस प्रकार का कच्चा माल जो है आप लगाएंगे जिससे जो है वो वस्तु बनेगी। ठीक है, इससे आपको एक टीम वर्क करने की भावना, सहयोग की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे कार्यों में बालकों की रुचि उत्पन्न हो, उन्हें ये पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम डेली आप कंज्यूम करते हैं, खाने में भी, बाकी चीजों के इस्तेमाल भी, लेकिन वो कैसे बनाए जाते हैं या किस प्रकार से उनका कंपोजिशन होता है, आपको इस बात के बारे में स्वाभाविक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे पैकेट्स पर ऐसी जानकारी लिखी होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कैसे बनता होगा, क्या प्रोसेसिंग होती होगी। तो ऐसी जो व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं वो भी क्या होनी चाहिए, शिक्षा का रूप होना चाहिए। तो भारत में भी हमें ऐसी शिक्षा की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में कहते हैं कि तुमको कार्य के सब क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान जो है प्राप्त होना चाहिए। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं आपके शिक्षा में, जो भी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, हर क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान जो है हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा उसी को कहा जाता है। तो सिद्धांतों के ढेर से देश का क्या हो जाता है, सर्वनाश। मतलब कि आपको पता नहीं है कि इस चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि वो कैसे बनेगी, इसीलिए हम ज्यादातर दूसरे देशों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज को बनाने का प्रोसेस नहीं पता। तो उतना ही ज्यादा आपको वो चीज क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है आपके देशों में, और फैक्ट्री है तो उसे बनाने का तरीका आपको नहीं पता है। तो यह सिद्धांत है कि हमने नियम पढ़ लिया कि ऐसे कार्य करती है, लेकिन वास्तविकता में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि सिद्धांत, यानी आपने अपने दिमाग में सिर्फ रट लिया कि ऐसे कार्य होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान आपने नहीं सीखा। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या करेगा, आपको व्यवहार की चीजों को सिखाने में सहायता करता है। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना लेकर आता है, सहयोग लेकर आता है, समानता लेकर आता है, ऐसे गुणों को विकसित करती है और आपको एक जागरूक नागरिक बनाती है। ठीक है, ताकि आप अपने देश में उन चीजों का निर्माण कर सकें जो भविष्य के लिए आवश्यक होंगी, जरूरी हो। ठीक है, या फिर जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। तो आपने देखा बहुत सारे, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, सबसे आसान एग्जाम्पल है मोबाइल। ठीक है, और आप जब भी इसके बॉक्स को देखेंगे, इस पे हमेशा दूसरी कंट्रीज का नाम लिखा होता है। ठीक है, मेड इन जापान होगा, मेड इन चाइना होगा, कहीं भी मेड इन इंडिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी मोबाइल को बनाने में जो भी क्या लगते हैं, स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, वो उपकरण हमारे देश में बनाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो क्या किए जाते हैं, दूसरे देशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं, और उसी आधार पर उस वस्तु का नाम दे दिया जाता है कि वहां से बनकर ये वस्तु आई है। ठीक है, तो इसलिए व्यवहारिक ज्ञान हर चीज का होना चाहिए कि कोई वस्तु कैसे बनती है। ठीक है, तो आपने देखा है कि चाइना इस क्षेत्र में बहुत आगे है। ठीक है, उपकरण और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छोटे छोटे उपकरण भी वो अपने घरों में बना लेते हैं,
और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास इस चीज का व्यवहारिक ज्ञान है। और ये व्यवहारिक ज्ञान क्यों है? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है, स्कूलों के माध्यम से उन्हें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके पास इस चीज का व्यवहारिक ज्ञान होता है और वो सामान्यतः इस चीज को सरलता से बना लेते हैं। फिर शिक्षा क्या करती है? वो आपको आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। तो मानव जीवन में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करती है। वास्तव में वही व्यक्ति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाता है तथा समाज के हित की बात कर पाता है, जो अपना भार स्वयं उठा सके। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मतलब क्या होता है कि आप अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना करें। ठीक है, इसी को और स्पेशली इस टर्म में हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में हम मेन चीज किसको मानते हैं? आजीविका के लिए। ठीक है, कि आजीविका के लिए कम से कम आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रखना है, नहीं रहना है। तो आप अपने स्वयं, ठीक है, अगर आप स्वयं अर्निंग करते हैं, स्वयं अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो आप अपने डिसीजन, ठीक है, अपने निर्णय लेने की क्षमता जो है आप में विकसित होती है। ठीक है, आप अपने निर्णय जो है खुद ले पाते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज का हित जो है वो किसमें है? अपना भार स्वयं वहन करने के लिए। अगर हर व्यक्ति कैसा होगा? सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तो हमारा देश भी सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। तो आज वैसे भी भारतीय समाज में कठिन स्थिति आपको देखने को मिलती है और इस देश में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह आत्मनिर्भर बने। ठीक है, कि अपने आजीविका को का एक रूप जो है वो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर लेगी, उसे ऐसा जीवन जो है व्यतीत करना, और उसके लिए इस क्षेत्र में कार्य करना जो है वो बहुत आवश्यक है। उस क्षेत्र में कार्य करने से आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद अपने शब्दों में कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको हम वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपनी शिक्षा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को एक अच्छा बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, अपने पैरों पर स्वयं को खड़ा करने के लिए, ये शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो हमेशा जो शिक्षा है वो क्या करें? आपके आजीविका का अवसर उपलब्ध कराए। वो शिक्षा ही क्या है? आपके लिए शिक्षा का रूप कहलाता है। वही शिक्षा जो है मानव जीवन के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो चाहे आप सामान्य शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सामान्य शिक्षा लेकर आप अपनी आजीविका नहीं चला सकते, या फिर आप विशेष शिक्षा की बात करें, दोनों ही स्तर पर। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वह व्यक्ति को क्या बनाए? आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि शिक्षा क्या करेगी? मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करेगी। तो भविष्य में आजीविका हमेशा हम जो भी आज पढ़ रहे हैं उससे भविष्य में आजीविका जो है हम उत्पन्न कर पाए। शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं व्यवहारिकता, व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। की शिक्षा के माध्यम से आप किसी प्रकार के व्यवसाय को सरलता से चला पाए, तो व्यवसायिक कुशलता जो है वो शिक्षा देने वाली है। तो आज हमारे देश में औद्योगिकरण आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में मशीनीकरण जो है वो तेजी से हो रहा है। तो इसके लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि छात्र वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिल्पी बने। मतलब छात्रों की रुचि हम ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न करें कि विज्ञान के क्षेत्र में इंजीनियर और शिल्पकार जो है बच्चे बने। तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य छात्रों को व्यवसायिक कुशलता का के प्रति योग्य बनाना है, और इसके लिए उत्पादन में वृद्धि होगी,
दूसरी जो है बेरोजगारी जो है इससे मिटती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब भी हम साइंस क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की, तकनीकी के क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, शिल्पी का मतलब होता है कि जैसे आप किसी क्षेत्र में आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, जब आप इंजीनियर की बात करते हैं तो इंजीनियर हर क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो आपके देश को किस तरह से क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप मान लीजिए सामान्य रोड या सड़क का निर्माण ही हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी मानव जीवन में आप जो भी चीजें लगा रहे हैं या जो भी आप उस पर क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कम खर्च में बेहतर संसाधन उपलब्ध करा पाए। उपलब्ध कराना, शिक्षा हमें ऐसे क्षेत्र के लिए क्या करे, प्रेरित करे। तो आपने देखा विज्ञान के विषय में जब आप कहते हैं, जैसे कृषि बहुत ही सरल है इस क्षेत्र को समझना, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। तो कृषि में आपने देखा है कि उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था हमारे देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो उस जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये आवश्यक था कि क्या बढ़ाया जाए, हमारा उत्पादन बढ़ाया जाए। मतलब जो फसल आप लगा रहे हैं, जितने क्षेत्र तो उतना ही है, क्योंकि देखिए जैसे आपका जो भारत है, आपके पास जो एरिया है वो एरिया हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कि इतने क्षेत्रफल में भारत अगर फैला हुआ है, तो इस क्षेत्रफल के आधार पर आप ये देखेंगे कभी ये क्षेत्रफल नहीं बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या क्या हो रही है, रोज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इस जनसंख्या को हमें क्या करना है, भोजन उपलब्ध कराना है, पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस सीमित क्षेत्र पर किस प्रकार से कृषि की जाए कि हम सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आपने देखा है कि वैज्ञानिक स्तर पर, ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसी फसलों को बनाया। ठीक है, बनाया ही कहेंगे, क्योंकि उगाने का मतलब होता है कि जैसे वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र पर वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, और जो भी फसलों के पौधे होते हैं, ठीक है, उन पौधों के अंदर जो भी गुण विद्यमान होते हैं, उन विद्यमान गुणों पर रिसर्च कर कर वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो है तैयार करते हैं जो आपको कम समय में अधिक उत्पादन देते हैं। तो आपने देखा बहुत सारी वैरायटी आपके पास फसलों की है। ठीक है, और ये आपके पास ऐसे ही उपलब्ध होती है कि पहले एक ही प्रकार का आपने चावल हो सकता है या गेहूं हो सकता है देखा हो, लेकिन अब आपके पास इसकी बहुत सारी क्या है, किस्में हैं। तो ये किस्में किसके द्वारा तैयार की गई हैं, ये ऐसे ही वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जितना भी आपको मशीनीकरण देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में मशीनों का उपयोग करके हम जो है संसाधन को बचा सकते हैं। ठीक है, समय को बचा सकते हैं और काम को कम कर सकते हैं, घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजों को किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य को क्या मिले, अवसर मिले। ठीक है, किसका, खोजने का। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसी प्रवृत्ति है कि वो कुछ नया बना सकता है या कुछ नया बनाना चाहता है, या उसके मन में ऐसा कोई विचार है कि ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे आप लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो लाइट को भी क्या किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा उसको खोजा गया, बनाया गया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट उसने किए। तो ऐसी व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति के लिए क्या है, हमारे देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, और बच्चों को अवसर मिले, मतलब बचपन से ही, स्कूली क्षेत्र से ही उनको अवसर उपलब्ध कराएं कि वो कुछ नया बनाने का प्रयास करें। तो जैसे हम बात करते हैं विज्ञान मेलों की, बच्चों को लेकर जाया जाए। ठीक है, एग्जीबिशन की, वो हर क्षेत्र में हो सकते हैं, तो उनके बारे में जब वो देखेंगे सुनेंगे तो उनकी नई विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, और ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं और इस क्षेत्र में वो विशेष योगदान जो है अपना दे सकते हैं। तो व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति के लिए बच्चों को तैयार करना हमारी शिक्षा का कार्य हो सकता है।
फिर है हम भौतिक संपन्नता की बात करेंगे कि शिक्षा का कार्य आपको भौतिक संपन्नता देना है। भौतिक संपन्नता का मतलब होता है कि जहां पर भी भौतिक शब्द आ जाता है, ये क्या है, ये आपको वस्तु से संबंधित है। ठीक है, वस्तु मतलब चीजों से संबंधित। ठीक है, तो जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में बहुत सारे उपकरण होंगे। ठीक है, उपकरण मतलब मशीनें, जैसे कपड़े धोने के लिए मशीन हुई, सर्दियां आ रही हैं हीटर होगा, गर्मियों के लिए एसी होगा, कूलर, पंखा, जो भी चीजें हैं, ये क्या है, उपकरण है हमारे घर में। और ये क्या है, ये सारी चीजें मिलकर क्या देती हैं, आपको भौतिक सुविधा देती हैं। ठीक है, तो आज का युग विशेष रूप से आपको कैसा देखने को मिलता है, भौतिकवादी युग। कि आप किसी भी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि घर कैसा है, क्या क्या चीजें उस घर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो जितनी ज्यादा व्यवस्थाएं उसके घर में हैं, ठीक है, उतना ही सुख आपको उस घर में, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध है इस घर में। तो व्यक्ति अगर भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, ठीक है, कि मतलब अगर आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कोई भी जॉब, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, और उस आजीविका से आप अगर इतना धन नहीं कमा पाते जो आपको क्या दे, जीवन की सुविधाएं दे, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपकी शिक्षा कैसी है, व्यर्थ है। तो आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मतलब एक स्तर के बाद आप समाज में अपना मान बना सकें। ठीक है, तो शिक्षित होने के बाद यदि व्यक्ति इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाता है, कि आपके पास पहले छोटा घर था, आपने जॉब की, ठीक है, आजीविका में अपने अवसर को बढ़ाया, प्रगति की, और आप एक बड़ा घर ले पाए, या उस घर में दोबारा से आपने मरम्मत करा पाए, तो आपको लगता है कि मेरी शिक्षा बड़ी ही ठीक है, मैं जो चाहता था मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपके मन में क्या बनती है, एक असंतुष्टि बनती है। फिर आप विचार करने लगते हैं कि अगर मैं किसी और क्षेत्र को चुन लेता, ठीक है, अगर किसी अन्य क्षेत्र को चुना होता तो आज जीवन अलग होता। ठीक है, तो ऐसे विचार आपके मन में आने लगते हैं जब आप असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब आप संतुष्ट होते हैं, आपको वो चीजें प्राप्त हो रही हैं जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको संतुष्टि मिलती है, भौतिक संपन्नता आपको प्राप्त होती है। मतलब जो आप चाहते थे अपने जीवन में वो आपने प्राप्त कर लिया, तो इससे आपको एक संतुष्टि मिलती है। आपको लगता है कि आपने सही क्षेत्र चुना था शिक्षा का, और उससे आज आपकी सारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो रही हैं। फिर हम बात करते हैं अच्छे नागरिक का निर्माण करना। ये बात हमने कल भी की थी कि शिक्षा का जो एक आवश्यक कार्य है कि वो श्रेष्ठ नागरिकों का क्या करे, निर्माण करे। श्रेष्ठ नागरिक से ही प्रजातंत्र की व्यवस्था बनी रहती है, कि मतलब अच्छे नागरिक होंगे तो आज जो स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है, एक स्वतंत्र भारत में आपने जन्म लिया है, तो आपको उन कष्टों को नहीं देखना पड़ता जो पहले जब आपका देश पराधीन था, जो लोगों ने देखी होंगी। तो ये स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश के नागरिक जो है अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में देश प्रेम, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता और स्पष्ट विचारधारा के गुणों को क्या करें, विकसित करें। और डॉक्टर राधाकृष्णन ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य हमारा क्या है, उद्देश्य होना चाहिए, कि हमारे हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, अपने सब नागरिकों को भोजन, वस्त्र और भोजन, मकान जो है वो प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाना हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और वरण उनके भाइयों को सम्मान से रहना सिखाना चाहिए। और भले ही विभिन्न प्रजातियों और धर्मों के प्रांतों से क्यों ना, मतलब हमारे देश में अगर आपको विभिन्न तरह की विभिन्नताएं ही क्यों देखने को ना मिलती, कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग देश, अलग अलग जाति से, मतलब अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो वहां पर आपको विभिन्नता देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इस विभिन्नता के होने के बाद भी हमारी जो शिक्षा है वो क्या करे, आपको
एक समान रहने की भावना का क्या करे, विकास करे, ठीक है, ताकि जितने भी आपके प्रांत हैं, ठीक है, जितने भी आपके स्टेट हैं, वो सभी लोग जो है वो मिलजुल कर एक साथ रह सके, और हम अपने देश में जो हमारी प्रजातंत्र है उसको बनाए रखने के लिए क्या कर सकें, एक साथ मिलकर प्रयास कर सके। तो बच्चों के अंदर देश प्रेम, ठीक है, एक अनुशासन, देश प्रेम, अनुशासन और सहनशीलता, ऐसे गुणों को हमें क्या करना है, उनके अंदर विकसित करना है। और ये हर राज्य की शिक्षा का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं व्यक्ति के विकास का, कि शिक्षा हमेशा व्यक्ति के विकास के लिए होनी चाहिए। तो व्यक्तित्व का विकास यानी कि आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अंत गंतव्य यह चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का, मतलब जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, अंत में आकर आप ये चाहते हैं कि शिक्षा क्या करे, आपके पूर्ण जीवन को विकसित करे, आपकी पर्सनैलिटी को विकसित करे। शिक्षा को इस दिशा में व्यक्ति की पूर्ण मदद करनी चाहिए। तो सभी शिक्षा शास्त्रियों ने भी शिक्षा के इस कार्य पर बल दिया है। फेडरिक ट्रेसी ये मानते हैं कि समस्त शिक्षा वास्तविक उद्देश्य, मतलब पूरी शिक्षा का लास्ट में आकर ये उद्देश्य होता है कि वो क्या करे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक संतुलित व्यक्तित्व को का निर्माण करे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल क्या है, बेहतर बनाने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व अगर विकसित होता है तो जो है आप अपने शिक्षा से संतुष्ट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं चरित्र का विकास, कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के चरित्र का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो आज सभी जगह आपको मूल्यहीनता दिखती है, कि हम हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने विषय के बारे में, स्वार्थी आप कह सकते हैं मनुष्य हो गया है, और भ्रष्टाचार दैनिक जीवन का जो है अंग बन गया है। तो झूठ बोलना, धोखा देना दूसरों को, रिश्वत लेना, ये सामान्य सी बातें आपको लगती हैं। तो गलत कार्य करने जैसे जितने भी ये काम है, ये किसी भी व्यक्ति के चरित्र को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो इनसे मानव को अस्थायी सफलता मिलती है। मतलब अगर आप झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाए, लेकिन ये सफलता कैसी रहती है, कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, बाद में ये सारी चीजें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आप एक स्थायी सुख चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने जीवन को सुख में देखना चाहते हैं, संतोष जो है आप चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा कि जो मूल्यहीनता की स्थिति है उसको दूर किया जाए, बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। और हर्बर्ट ये कहते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है, उत्तम नागरिक का निर्माण करना, ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो कैसे हो, ईमानदार हो, झूठ ना बोले, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा को क्या करें, बनाकर रखें, अपने देश की जो भी आप कहेंगे कि हमारे देश की जितनी भी मूल्य हैं उनको साथ लेकर चलें। ऐसे नागरिकों का क्या करना है, हमें शिक्षा के माध्यम से निर्माण करना है। फिर जीवन के लिए तैयार करें, कि शिक्षा हमेशा आपको अपने जीवन के लिए तैयार करती है। कल भी हमने बात की थी कि शिक्षा का एक कार्य क्या होता है, मनुष्य को उसके जीवन के लिए तैयार करना। तो वास्तव में शिक्षा का एक मुख्य कार्य है कि छात्रों को भावी जीवन के लिए जो है तैयार करे, प्रशिक्षण दे। तो जीवन में आगे जाके आपको अपने समाज का क्या बनना है, एक हिस्सा बनना है। तो उस समय आप समाज में जितने भी समस्याएं, कठिनाइयां आपको देखने को मिलती हैं, उनका मुकाबला आप आसानी से कर सकें, उसके लिए संघर्ष कर सकें और चुनौतियों का सामना कर सकें, अच्छे और बेहतर जो है उपाय आप प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा का कार्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वो सफल हो सके अपने जीवन में। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आप कहेंगे कि क्या वह शिक्षा शिक्षा कहलाने के योग्य है जो जन समूह को जीवन संघर्ष के लिए, मतलब कि जो व्यक्ति को ये ना बताए कि जीवन क्या है, एक संघर्ष है। हर स्थान पर, हर क्षेत्र में आपको इसमें कुछ भी प्रगति प्राप्त करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर शिक्षा आपको इस चीज से अवगत नहीं कराती है तो वो शिक्षा क्या है, शिक्षा कहलाने के योग्य नहीं है। तो शिक्षा आपको पहले से ही चीज के बारे में क्या करती है, अवगत करती है, कि जब आप एक नागरिक के रूप में किशोर अवस्था के बाद या अपनी शिक्षा शिक्षा को पूरा करने के बाद जब आप समाज का एक हिस्सा बनते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी समस्याओं का सामना खुद करना होता है, ठीक है। और उस चीजों के लिए क्या करे, शिक्षा आपको तैयार करे, पहले ही अवगत करा दे आपको, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। फिर है अनुभवों का पुनर्गठन, कि व्यक्ति अपने जीवन में हर स्थान पर, हर एक कदम पर आप कहेंगे अनुभव प्राप्त करता है। तो हर एक चीज से, किसी को आप मित्र बनाते हैं तो उससे भी आपका एक अलग अनुभव प्राप्त होता है,
ठीक है, कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उससे भी आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। तो शिक्षा में आप कहेंगे कि मनुष्य का कार्य है, शिक्षा का कार्य उसके अनुभवों का पुनर्गठन करना है। ठीक है, कि आपके अनुभवों में निरंतर मतलब जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है और आगे जब आप सीखेंगे तो आप अपने अभी तक के ज्ञान में क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं, उसको दोबारा से व्यवस्थित करते हैं। तो मनुष्य शिक्षा का कार्य मनुष्य के जीवन में अनुभवों का पुनर्गठन करना है, जिससे व्यक्ति अपनी भावी प्रगति के लिए जो है वो कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अतीत के लिए उपयोगी बातें कर सके, अपने अतीत में हुई असफलताओं के कारण को पहचान सके। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य प्रत्येक कदम पर मनुष्य को अनुभव के माध्यम से समृद्ध बनाना है, कि नया अनुभव जो आपको प्राप्त हो रहा है, नया कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो अपनी पुरानी सीखी हुई अनुभव में उसको क्या कर ले, आप ऐड कर लें। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में शिक्षा का जो कार्य है वो किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं और गुणों को विकसित करने से है, जिससे वो अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। एमर्सन ये कहते हैं कि शिक्षा इतनी विशुद्ध होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे कि वो आपकी शक्तियों को विकसित कर सके। ठीक है, उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा उनको क्या कर सके, पोषित कर सके, आप उनका प्रदर्शन कर सके।